हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम समययान का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। अब तक हम देखें कि किस प्रकार प्रोफेसर यासीन समययान को बनाते हैं और एक समय से दूसरे समय में पहुंच जाते हैं। पर यह क्या, समययान के बाहर का दृश्य देखते ही वे बिल्कुल अवाक रह जाते हैं। वे चुप रह जाते हैं। मुस्कान की रेखाओं की जगह चेहरे पर बल पड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई। ये बल पड़ गए, ये मुहावरे, आंखें फटी की फटी रह गई, ये भी मुहावरे। मतलब सिक्कन पड़ गई, मतलब बल पड़ गया, मतलब देखकर एकदम चुप रह गए। आंखें फटी की फटी रह गई, खुली की खुली रह गई। मतलब बाहर इतना भयानक दृश्य था। बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी, मतलब बालू ही बालू था। अंगारों की तरह दहकती हुई रेत, और गर्मी निकल रही थी। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे आग बरस रहा है। आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी दृष्टि जाती, रेत ही रेत नजर आती। और जहां भी नजर दौड़ा रहे थे, देख रहे थे, केवल बालू ही बालू था। पेड़ पौधे तो दूर, हरी घास का भी कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। नामो निशान तक नहीं, ये भी एक मुहावरा है। मतलब कोई भी चीज़ का दूर दूर तक ना दिखना। पेड़ पौधों का नाम ही नहीं था, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। सूरज की असहनीय गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से एक एक क्षण उन्हें भारी लगने लगा। असहनीय मतलब जो सहन ना हो, बर्दाश्त ना हो, और क्षण यानी पल। मतलब सूर्य, इतनी गर्मी थी और ऑक्सीजन की कमी भी थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। पल पल उन्हें बहुत भारी लगने लगा। किसे? प्रोफेसर यासीन को। उन्हें लगा कि जैसे वे पृथ्वी पर ना होकर चंद्रमा या फिर सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह पर आ पहुंचे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे पृथ्वी पे नहीं है, वे चंद्रमा में पहुंच गए या और किसी ग्रह पर पहुंच गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ते जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, उसे उसी प्रकार अनुभव हो रहा था, फील हो रहा था। जहां दूर दूर तक जीवन का कोई चिन्ह मौजूद नहीं, वे जहां पहुंच गए थे, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी मनुष्य नहीं था, लग रहा था जीवन ही नहीं है। फेस मास्क पहनने के बाद वे अपनी बूढ़ी किंतु अनुभवी नज़रों से दूर क्षितिज के पास कुछ तलाशने लगे। वे फेस मास्क तो पहने थे, किंतु प्रोफेसर यासीन बूढ़े व्यक्ति थे, तो और एक्सपीरियंस उनको था, तो वे दूर क्षितिज पर, जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता, उतनी दूर वे अपनी नज़रों को दौड़ा रहे थे और कुछ खोज रहे थे। तलाशना यानी खोज रहे थे। दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित शहर के व्यस्ततम इलाके करोल बाग में रहने वाले प्रोफेसर यासीन निस्संदेह आज भी करोल बाग में ही खड़े थे। प्रोफेसर यासीन जो है दूर कुछ खोज रहे थे, लेकिन प्रोफेसर यासीन जो करोल बाग के रहने वाले थे वहीं पर खड़े थे। यहाँ व्यस्ततम, बहुत ही व्यस्त, बिजी, निस्संदेह कोई शक नहीं है कि वे करोल बाग के थे और करोल बाग में ही खड़े थे। लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहां कोई भी नहीं है, समययान के कारण। पर यह करोल बाग 1900 का ना होकर 2500 ईस्वी का था। बस अंतर यही था कि करोल बाग जो था 1900 का ना होकर 2500 का था, क्योंकि प्रोफेसर यासीन ने समययान का निर्माण किया था और वह समययान 2500 ईस्वी में प्रोफेसर को लाकर रख दिया था। इन दोनों के बीच जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। 1900 और 2500 के बीच जीवन और मृत्यु तक का फासला था, इतना अंतर था। यहाँ जीवन था, वहाँ मौत। जीवन के समस्त लक्षणों के रहित धरती अपनी बर्बादी की तस्वीर चलचित्र के समान बयां कर रही थी। और प्रोफेसर यासीन जब देखे तो उनको ऐसा लग रहा था कि पिक्चर चल रहा है, जीवन के हर एक पल का पिक्चर चल रहा है कि किस प्रकार मनुष्य ने जीवन को और इस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है। 1900 ईस्वी
और 2500 ईस्वी में सब चीज़ नष्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था। वे देख रहे थे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पर इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन है? बोलते यहाँ इसका जो विनाश का जिम्मेदार कौन है? ये जो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ बालू, ना जीवन है ना कुछ, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। ये जो विनाश का कारण कौन था? प्रकृति या स्वयं मनुष्य? बोलता प्रकृति है या स्वयं मनुष्य? ये विनाश का कारण मनुष्य थे। इस सवाल का जवाब खोज पाने में पूर्णतः अक्षम थे प्रोफेसर यासीन। अब प्रोफेसर यासीन को समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ है। अचानक उन्हें एक चमकती हुई चीज़ सामने नजर आई और अचानक उन्हें अपने पास एक चमकती चीज़ नजर आई। वह वस्तु उड़न तस्तरी की भांति आसमान से उतरी। उड़न तस्तरी यानी वायुयान की भांति आसमान से उतरी और धूल के बवंडर को चीरती हुई धरती में समा गई। बवंडर यानी आंधी को, वो लगा कि आकाश से उतरी और धरती में समा गई। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना स्पीड से आया। आशा और जीवन की मिली जुली इस छोटी सी किरण ने प्रोफेसर का उत्साह वापस ला दिया। अब जब प्रोफेसर उस व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें लगता हाँ यहाँ जीवन है। उनको आशा होता है कि हाँ भाई अब मैं कुछ देख रहा हूँ और कुछ इस जगह में भी जीवन है। कुछ उम्मीद जागी और जोश आ गया। तेज़ी से उस स्थान की ओर चल पड़े और वे बहुत तेज़ी से उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से धूल उड़ी थी। अपने वंशजों से मिलने की उत्सुकता ने उनके शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार कर दिया। बोलती है अपने वंशजों से, वंश में उत्पन्न हुए लोगों को वंशजों कहते हैं। अपने फैमिली वालों से मिलने की जोश में वे जोर से पूरी शक्ति के साथ चलते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्षण प्रतिक्षण उनके पैरों की गति बढ़ती जाती है और वे देखते हैं जबकि वहाँ पे कुछ है तो वे उम्मीद लेके दौड़ते हैं। अपने आप रफ्तार तेज होता जाता है और वे बढ़ते जाते हैं। उम्र के इस ढलावा मोड़ पर वे जितनी तेज दौड़े उतनी तेज तो शायद वे कभी अपनी युवावस्था में भी ना दौड़े थे। बोलते इस समय प्रोफेसर यासीन जितने स्पीड से दौड़ रहे हैं लगता है शायद कि वो अपने जवानी के समय में भी इतने स्पीड में नहीं दौड़े थे। लक्ष्य पर टिकी निगाहें अचानक बीच में उभर आई। पारदर्शी कांच की दीवार देख नहीं पाई और अपने लक्ष्य की खोज में कि वहाँ पे क्या है, वे इतने जोर से दौड़ रहे थे कि अचानक पारदर्शी कांच की दीवार देख नहीं पाए। वे देख नहीं पाए कि पारदर्शी दीवार है कांच की और प्रोफेसर उससे टकरा गए। कांच का दीवार दिख नहीं रहा था, प्रोफेसर टकरा गए। अत्यधिक श्रम से थक चुका उनका शरीर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वे टकराए, दौड़कर आ रहे थे, उसका शरीर थक गया था। वे कांच से टकराते ही जमीन पर गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते। तभी प्रोफेसर को एहसास हुआ कि धरती की वह सतह जिस पर वे गिरे हैं किसी धातु की बनी है। जब वे गिरते हैं तो उनको लगता है अरे धरती का जो ये है जहाँ पे मैं गिरा हूँ वो फील करते हैं कि वो किसी धातु से बना हुआ, मेटल से बना हुआ है। अचानक एम्बुलेंस जैसी ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। अब जब प्रोफेसर यासीन गिरते हैं तो उनको लगता है कि अरे एम्बुलेंस की आवाज़ की क्या चीज़ आ रही है। प्रोफेसर यासीन जब तक कुछ समझते कांच के पारदर्शी कैबिन में घिर चुके थे। अब वे कुछ समझते कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है या कुछ, वे कांच से बना हुआ कैबिन में बंद हो चुके थे, घिर चुके थे। सूर्य की तपन के कारण बाहर लपटे सी उठती हुई प्रतीत हो रही थी। प्रतीत मतलब जान पड़ना। सूर्य इतना का किरण इतना तेज था कि लग रहा था कि आग जल रहा है। उन्हीं लपटों के बीच दूर खड़ा था समययान और उसी गर्मी के बीच, आग के बीच समययान टाइम मशीन खड़ा था, जिसे प्रोफेसर बेबस निगाहों से देख रहे थे और जिसे प्रोफेसर जो है मजबूर होकर अपनी नज़रों से देख रहे हैं। तभी कैबिन में चारों ओर से लाल प्रकाश फूटने लगा।
तभी जिस कैबिन में वे कैद हो गए थे उसी में से लाल लाइट आने लगती है। प्रोफेसर यासीन भी उस लाली में ऐसे समाये कि वे स्वयं ही लाल हो गए। अमत उसमें इतनी तेज लाल लाइट आई कि उसे लगा कि वे ही लाल हो गए हैं। वह लाली जब छटी तो उन्होंने स्वयं को एक जेलनुमा पिंजरे के अंदर पाया, और जब वो लाल लाइट जो ख़त्म हो जाता है तब वे अपने को कहाँ पाते हैं? पिंजरे में पाते हैं। सहसा पिंजरे के बाहर एक आदम कद रोबो प्रकट हुआ। अचानक आदमी के कद का एक रोबोट प्रकट होता है। उसने प्रोफेसर की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। लाल प्रकाश की एक तेज धार प्रोफेसर पर पड़ी और वे पुनः किसी अन्य स्थान के लिए ट्रांसमिट कर दिए गए, और वो रोबोट अपनी उंगली उठाता है और उससे लाल किरण निकलता है जो प्रोफेसर के शरीर पर पड़ता है और उसे दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। क्या आपके यहाँ मेहमानों का इसी प्रकार से स्वागत किया जाता है? प्रोफेसर बोलते हैं वो रोबोट से कि मेहमानों का स्वागत क्या आपके यहाँ ऐसे ही होता है? अगले दृश्य जगत में पहुँचते ही प्रोफेसर यासीन जीवित व्यक्तियों को देखकर जोर से चीखे, और अगले ही क्षण जब प्रोफेसर यासीन वहाँ पे व्यक्तियों को देखते, वो भी जिंदा, तो वे जोर से चीखते हैं, बहुत जोर से चिल्लाते हैं। उन्होंने अपना मास्क पहले ही उतार लिया था। वे अपना मास्क तो उतार लिए थे। देखने में वह स्थान किसी न्यायालय के समान ही प्रतीत हो रहा था। कोर्ट के समान प्रतीत हो रहा था। वो जो जहाँ पे स्थान, जिस जगह पे प्रोफेसर खड़े थे, वो एक कोर्ट की तरह लग रहा था। सामने एक ऊंची कुर्सी पर जज, अगल बगल वकील, पीछे दर्शक और मुलजिम के कटघरे में खड़े स्वयं प्रोफेसर यासीन। और एक कुर्सी पे जज बैठे थे, अगल बगल वकील, पीछे दर्शक थे और कटघरे पे मुलजिम यानी प्रोफेसर यासीन खड़े थे। यह देखकर प्रोफेसर हैरान थे कि वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति धूप की तरह पीली चमड़ी वाले थे। जब प्रोफेसर यासीन ने देखा कि वहाँ जितने लोग भी बैठे उनकी चमड़ी जो है पीली है, उनके बाल भूरे तथा आंखें नीली है, बाल भूरे और आंखें नीली है। यह बदलाव शायद वातावरणीय परिवर्तन का ही परिणाम है। प्रोफेसर यासीन बोलते हैं ये शायद वातावरण परिवर्तन हो गया है। मैं एक अपने जहाँ मैं समय में था दूसरे समय में आ गया, इसलिए ऐसा देख रहा हूँ। कौन मेहमान? प्रोफेसर यासीन। कहते हुए वकील व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। मतलब व्यंग्यपूर्वक मतलब कि वो बोला कौन है? प्रोफेसर यासीन। तो वो तिरछी नज़र करके मुस्कुराने लगता है। वकील के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रोफेसर हैरान रह गया, और जब वकील उसका नाम लेता है तो प्रोफेसर हैरान रह जाता है कि ये मेरा नाम कैसे जानता है? मैं तो 1900 से 2500 में आ गया हूँ, ये मेरा नाम जानते हैं? वे अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए बोले, मैं और कौन? वे मनोभाव को, मन से जो भावना निकल रही थी उसको कंट्रोल करते हुए बोलते हैं मैं और कौन? आप? वकील अभी भी मुस्कुरा रहा था। वकील अभी भी मुस्कुरा रहा है उसको देखकर, बोलता आप? वकील को मुस्कुराता देखकर प्रोफेसर चिड़चिड़ा गए। प्रोफेसर एक तो उम्रदार थे, उम्र हो गई थी। जैसे वकील को हंसता हुआ देखे वे तो परेशानी में थे, गर्मी लग रही थी, उसको लग रहा था मैं कहाँ आ गया हूँ, तो वे बड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैं आपके पूर्वज की हैसियत से सन 1900 से आप लोगों के लिए दोस्ती का पैगाम लाया। प्रोफेसर बोलता है मैं अपने पूर्वजों की तरफ से, है ना, 1900 से आप लोगों के लिए दोस्ती का पैगाम लाया, मतलब आप हमारे दोस्त बन जाइए। पैगाम यानी संदेश लाया हूँ कि हमसे दोस्ती कर लीजिए। तो क्या मैं आप लोगों का मेहमान नहीं हुआ? तो बोलता है कि क्या मैं आप लोगों का मेहमान नहीं हुआ? वकील गरज उठा, और वकील जो है वो गुस्सा जाता है। आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दिया है। बोलता है आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए, क्योंकि प्रोफेसर 1900 का था और वो 2500 में चला गया था, तो
उन्हीं के खानदान का बोलता है। हमारे लिए तो आप लोगों ने कब्र खोद के रख दिया, आज हम लोग उन्हीं कब्रों में जीने के लिए मजबूर है। क्या यही है आपकी दोस्ती का तोहफा? मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ बोलते क्या आप हमारी दोस्ती का तोहफा इसी रूप में दिए हैं कि हम लोग मतलब यहाँ पे मरे हुए की तरह जी रहे हैं? तो प्रोफेसर बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट यहीं समाप्त होता है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।